आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का दूसरा पार्ट हिमांक का अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर चर्चा की थी, तो इसको हम अभी विस्तार से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिमांक क्या होता है। हिमांक माने फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव की या पदार्थ की, कह दीजिए इसको, किसी पदार्थ की द्रव प्रावस्था तथा ठोस प्रावस्था साम्यावस्था में रहते हैं। मीन्स जैसे कि ये इसकी द्रव प्रावस्था है, किसी पदार्थ की द्रव प्रावस्था है, और ये जो है किसी उसी की जो ठोस प्रावस्था है, ये जो है आपके साम्यावस्था में रहते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर ये होता है वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, यानी द्रव प्रावस्था नहीं, क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक कहलाता है, यानी साम्यावस्था में रहते हैं, हिमांक कहलाता है। ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, हिमांक कहलाता है। ये सिंपली हमने इसको डिफाइन कर दिया, यानी द्रव प्रावस्था यानी लिक्विड फेज और ये सॉलिड फेज, इस तरीके से। तो ये दोनों जो हैं एक साम्यावस्था में होंगे। अब साम्यावस्था क्या होती है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक क्लोज्ड वेसल में इस तरह से एक साम्यावस्था बनती है। यानी एक पॉइंट ये है कि हिमांक पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर पदार्थ के द्रव प्रावस्था तथा ठोस प्रावस्था में वाष्प दाब समान होता है। यानी हिमांक पर फ्रीजिंग पॉइंट पर पदार्थ की द्रव प्रावस्था, यानी ये क्या हो रहे हैं, इंटरचेंजेबल हैं। एक में ये इसमें परिवर्तित हो रहा है तो आपका सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर पर और इस प्रावस्था में ये दोनों जो है क्लोज्ड वेसल के अंदर होंगे, तो तब इस अवस्था में इनके जो वेपर प्रेशर होंगे, वाष्प दाब का मतलब वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर होंगे उस टेम्परेचर पर इक्वल होंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर ये जो हैं आपके इक्वल होंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है वेपर प्रेशर के टर्म्स में, यानी वाष्प दाब के टर्म्स में इसको इस तरीके से भी जो है परिभाषित किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो हिमांक जो है घट जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में लिखूँ कि आप जो है, जैसे हमारे पास बर्फ़ है ना, बर्फ़ है या पानी है, सपोज़ करिए कि आप वाटर है, हमारे पास वाटर है और इसमें आप NaCl मिला देंगे, और यदि ये जो है ठोस अवस्था में रहेगा तो जो वाटर का जो, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो है
वाटर क्या होता है, बर्फ़ जो होती है वो पिघलना शुरू करती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो फिर क्या होगा कि वो जो है आपके उसका हिमांक घट जाएगा, यानी जहाँ पर ऐसी प्रावस्था आएगी ठोस और द्रव की, वो जो है -7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये एक इसका यूज़ भी होता है। और इसी तरीके से जो है जो इंजन्स होते हैं उन इंजन्स में भी एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ताकि जो लिक्विड्स हैं उनके हिमांक जो हैं वो घट जाएं, वो जमी नहीं, है ना। तो इस तरीके से इनका यूज़ भी होता है। तो जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो हिमांक घट जाता है। तो इस पर अभी हमको चर्चा करनी है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है। तो भाई जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो हिमांक क्यों घट जाता है, उस पर हम इस ग्राफ के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये वेपर प्रेशर है आपका और ये टेम्परेचर है, यानी इस तरफ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ऐसे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव विलायक जो है, ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु पर द्रव विलायक और ठोस विलायक जो हैं आपके, दोनों क्या हैं, आपके इक्विलिब्रियम में हैं। और ये वाला जो टेम्परेचर हो जाएगा, इस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब क्या किया आपने, विलयन बना दिया। विलयन बनाया तो क्या होगा कि वह वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। जब हम जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ चुका है इस चीज़ को, कि वही वेपर प्रेशर जो है, जब विलयन में हम कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। तो वेपर प्रेशर घट गया, जिस कारण से क्या हुआ कि वेपर प्रेशर घटने के कारण इसका हिमांक घट गया, क्योंकि यहाँ पर अब जा करके इस बिंदु पर ये जो है आपका ये जो आपका यहाँ पर विलयन है, ये आपका लिक्विड स्टेट में है ये, और यहाँ से ये आगे जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू होगा। यहाँ से ये, यानी यहाँ पर ये इसकी लिक्विड अवस्था है और इधर इसकी जो है सॉलिड अवस्था है, और ये यहाँ पर से जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम बन रहा है लिक्विड और ठोस में। तो इसका हिमांक घट गया। मान लीजिए ये हमारा टेम्परेचर था TB और ये हमारा टेम्परेचर था TA। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखते हैं डेल्टा TF। इसको डेल्टा TF लिखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा TF जो होता है, जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। हिमांक क्यों घटता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यानी ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इस तरीके से। और ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये द्रव विलायक का हिमांक है। यानी यहाँ पर जो है ये इस टेम्परेचर पर ये जो टेम्परेचर है उसका हिमांक है, और यहाँ पर ठोस विलायक और द्रव विलायक जो है वो साम्यावस्था में है, यानी इनके वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, इक्वल है। अब जैसे ही हम द्रव विलायक में कोई उसको विलयन बनाते हैं, उसमें अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। और वेपर प्रेशर घटने के साथ साथ अब इस बिंदु पर ये जो है ठोस, यानी द्रव और ठोस इसके यानी विलयन की द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था वो साम्यावस्था में आ जाती हैं। यानी वो टेम्परेचर जो है विलयन का क्या कहलाता है, आपका हिमांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए विलयन का हिमांक जो है घट गया। अब कितना घटा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। यानी हिमांक में जो कमी होती है वही जो अवाष्पशील ठोस मिलाने पर वो क्या कहलाती है, डेल्टा TF कहलाती है, जिसको हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास इस ग्राफ के माध्यम से समझ में आ जाता है कि क्यों हमारा जो है हिमांक घट जाता है। तो आइए इसके उपयोग भी होते हैं, इस पर भी हम अभी चर्चा करते हैं। आइए अब हम इसको ज़्यादा डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो NCERT के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हिमांक में जो कमी होती है, यानी चलिए यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से, यानी हिमांक में जो कमी होती है, यानी हिमांक का जो अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा TF जो होता है वो विलयन मोललता यानी मोलैलिटी के समानुपाती होता है। इस बिंदु को हम याद रख लें, समानुपाती होता है NCERT के अकॉर्डिंग। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M जो है ये मोललता है, यानी मोलैलिटी है, ये इसकी जो है विलयन की मोलैलिटी है। तो हम इसको हटा भी सकते हैं, प्रोपोर्शन को हम हटा करके यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं KF M, और जो KF है हमारा
यानी जो यहाँ पर जो KF है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, यानी अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक इसको हम लिख सकते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको लिख सकते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक हम इसको कह सकते, या हम इसको लिख सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ये भी इसका नाम हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, या हम इसको लिख सकते हैं क्रायोस्कोपिक, हिंदी में लिख देता हूँ क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी लिख सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका जो है नाम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहा जा सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें यदि, तो यहाँ पर ये चलिए यहाँ पर हम जो है इसको फिर फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। फॉर्मूले को ड्राइव इसलिए कह सकते हैं कि यदि हम लिख सकते हैं कि यदि हम ऐसे लिखते हैं कि WA ग्राम, यानी विलेय जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल है, विलेय को मान लीजिए WB ग्राम विलायक में घोला गया है, ऐसा कोई विलयन हमने बनाया है, घोला गया है, और यदि MA विलेय का मोलर द्रव्यमान हो या अणुभार हो तो हमारे पास जो मोललता होती है, मोललता अगर हम इस तरीके से रखें तो मोललता M इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास मोललता के लिए फॉर्मूला होता था, इस तरीके से हम लिखते थे WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB, ये ग्राम में होना चाहिए यहाँ पर बस पूरा, और ये जो है पूरी वैल्यू जो है वो हमारे किलोग्राम में बदल गई। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ रखें तो हमारे पास अब क्या निकल करके आता है, यहाँ पर हमारे पास निकल करके आता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF गुणा हो जाता है हमारे पास ये WA अपॉन MA गुणा 1000 अपॉन WB। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से निकल करके आता है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये हमारा बन गया, इस तरीके से इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम अणुभार निकालना हो तो अणुभार MA, ये विलेय का अणुभार है, तो MA इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा KF इंटू WA अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा TF, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 अपॉन WB। एक फार्मूला हमारा ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा निकल करके यहाँ पर आता है। तो इसके जरिए हम जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे आगे, जब न्यूमेरिकल हम कराएंगे इसमें तो हम इसके जरिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये दो फार्मूले हमारे यहाँ से निकल करके आते हैं। तो हमारे NCERT के जो अकॉर्डिंग है वो इतना ही है, इसमें हमको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी हम आगे इसमें एक जो है और डेफिनेशन लिखते हैं, यानी यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें, हमको लिखना है मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी इसका डेफिनेशन यदि आप बनाना चाहें तो क्या डेफिनेशन इसका होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी क्रायोस्कोपिक, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्या होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम जो है कि F से लिख रहे हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोलल विलयन के लिए, मोलल विलयन किसे कहते हैं, जिसकी जो मोलैलिटी होती है वो 1 होती है, के लिए हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। TF मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। यानी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, इधर ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा
1 इंटू के एफ, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। ये हमारा जो है एक फार्मूला निकल करके आता है और इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम इनके जो हैं यानी जो के एफ है इसका जो इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, इसका मात्रक होता है कि किलोग्राम प्रति मोल। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मोल प्रति मोल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या है ना, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, या इसको के इस तरह से मोलल, है ना, प्रति मोल, इस तरह से प्रति मोलल, या डिग्री सेंटीग्रेड मोलल, इस तरीके से प्रति मोलल, इस तरीके से हम इसको जो है इसके ये मात्रक होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये पूरा इस चीज़ को समझ गए आज। इस पर अभी हम एक न्यूमेरिकल बना करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप जो है खुद ही अभ्यास करेंगे। न्यूमेरिकल है कि 50 मिलीलीटर बेंजीन, उसका घनत्व दिया गया है ये, और एक पदार्थ के ये यहाँ पे दिया गया है, मिलाने पर जो है बेंजीन में हम इस पदार्थ को मिला रहे हैं, ये अननोन पदार्थ हमारे पास, इस पदार्थ को हम किस में मिला रहे हैं, 50 ml बेंजीन में मिला रहे हैं। तो मिलाने पर हिमांक जो है यानी यहाँ से लेकर के इतना ये घट जाता है। यदि बेंजीन के लिए के एफ का वैल्यू ये दिया गया है तो हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला है, हमने जो अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, एक तो ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हमने दिया था के एफ, है ना, के एफ इंटू डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन क्या था, डब्लू बी था। अब ये चीज़ें क्या क्या थी हमारे पास, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मूलतः हम इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम इसको कर सकते हैं। यानी जो डब्लू ए है वो हमारा क्या है, यानी वो विलेय का द्रव्यमान होता है। तो आराम से इसको एक बार दोबारा से आप समझ सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय यानी कम ये है, फिर विलेय यही है यानी डब्लू ए। तो और हमारे पास जो डब्लू बी है वो होता है विलायक का द्रव्यमान, यानी विलियन में जो विलायक कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान हमारा होता है ये, तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये हो गया। एम ए जो है हमारे पास वो होता है यानी विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार होता है, यानी हमें यहाँ पर विलेय का अणुभार तो ज्ञात करना है, तो यानी हमको एम ए ज्ञात करना है, तो हमें भी इन पर चर्चा तो कर ही लेंगे। तो एम ए कैसे निकालते हैं आप, एम ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, के एफ इंटू डब्लू ए अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000 अपॉन डब्लू बी। इस तरीके से इसी फॉर्मूले को हमने इसमें रखना है। अब हमारे पास जो यहाँ पर डब्लू ए है, डब्लू ए की वैल्यू कितनी दी गई है, डब्लू ए की वैल्यू हमको दी गई है 0.643, ये दिया गया है। डब्लू वी हमें अभी निकालना पड़ेगा और एम ए हमें कैलकुलेट करना है। तो डब्लू बी क्या है, यानी डब्लू बी कैसे निकलेगा, डब्लू बी के लिए हमारे पास हमको यहाँ पे मिलीलीटर में दे रखा है, लेकिन हमने इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ये तो इसका क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये दिया गया है आयतन, है ना। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यानी D इज इक्वल टू एम द्रव्यमान बट्टे आयतन m इंटू वी। तो हमको m कैलकुलेट करना होता है, यानी ये क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, और ये d क्या है इसमें, घनत्व, यानी घनत्व हमको जो दिया गया है, यानी d की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है। तो d की वैल्यू कितना दिया गया है, हमको यहाँ से m कैलकुलेट करना है, तो m हमारा हो जाता है d इंटू वी। तो हमारे को d भी दिया गया है, d दिया गया है 0. हमको दिया गया है 879 इंटू हमारे पास 50 है, ये 50 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा इसका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आएगा 43.95 ग्राम, इतना ग्राम ये हमारा यहाँ पर से निकल करके आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारे पास, अब ये जो निकला हमारे पास, ये m जो निकला यहाँ पर, यानी ये वाला जो m था, ये वाला m एक्चुअली हमारे पास ये WB था, ये क्या था, WB था। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि WB, तो ये जो हमारा निकला, ये क्या निकला, WB निकला, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो WB भी निकल गया। अब हमारे पास चाहिए हमको डेल्टा TF, अब क्या चाहिए हमको, डेल्टा TF चाहिए, तो डेल्टा TF निकालेंगे। अब हम डेल्टा TF कैसे निकाल लेंगे, तो डेल्टा TF क्या होता है, TB, अभी हमने कहा था क्या लिखा था, TB माइनस TA, TB जो ज़्यादा होगा इसमें, यानी ये था हमारा
बेंजीन का हिमांक था, यही तो घट करके इतना रहा, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं 5.51 डिग्री सेल्सियस है, तो माइनस हम इसको लिख सकते हैं कितना 5.03। इसको आप निकाल लीजिए कितना आएगा, इसको घटा करके कितना आ जाएगा 0.48 ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ आ गया। तो डेल्टा टी एफ भी निकल गया हमारे पास। अब हम सारे इन चीज़ों को इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और के एफ हमको मालूम है, के एफ भी हमें जो है दिया गया है, यानी के एफ बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 5.12 के किलोग्राम प्रति मोल, ये हमको दिया गया है, ये दिया गया। तो अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख लेते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर हम इसको रखते हैं अब। तो एम ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, के एफ हो गया हमारे पास 5.12 इंटू डायरेक्टली लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए हमारे पास आ जाएगा 0.643 गुणा 1000 बटे डेल्टा टी एफ हमारे पास आ गया 48 आया है, ये तो है 48 इंटू हमारे पास डब्ल्यू बी आया है 43.95। इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व जब इसको आप करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा एम ए इज इक्वल टू हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, यहाँ पर आंसर जो है 156.03। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए, इतना हमारा जो है आंसर ये हो जाएगा। ये तरीका मैंने बताया आपको थोड़ा सा किस तरीके से करना है। यहाँ पर घनत्व दिया गया था तो उस घनत्व के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आप जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेना, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप उनको कर लेंगे।